हाय बच्चों, आज हम लोग पढ़ाई के बारे में नहीं, बहुत बेसिक टिप्स के बारे में कि केमिस्ट्री को कैसे तैयार करना है। कुछ केमिस्ट्री के बेसिक डाउट्स अगर आपके मन में हो, हम आज उसको क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़, अगर केमिस्ट्री की बात की जाए और हमारे करिकुलम के हिसाब से देखा जाए तो क्लास 11th एंड क्लास 12th केमिस्ट्री हमारे पास मौजूद है, राइट। अब अगर बात की जाए मैम इन दोनों में से ना ज़्यादा ज़रूरी कौन है, तो यार हम ना बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश इस बात पे नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर आपको जवाब चाहिए तो क्लास 12th में, क्योंकि आपकी मेजरली सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, ईथर, अमीन्स, ये सब कुछ रिलेटेड है और इनके बहुत सारे रिएक्शंस हैं। तो आप कह सकते हो कि 12th का थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा है, ठीक है। कि अगर 50-50 नहीं कह सकते तो ऐसा समझ लो कि 55% 12th है एंड रेस्ट ऑफ इट इज़ क्लास 11, ठीक है। तो ये तो हो गई इसके बारे में बात। दूसरी चीज़, अगर बात की जाए नीट के एग्ज़ाम के बारे में, मैम इज़ इट हार्ड और इज़ इट टफ और इज़ इट लाइक मीडियोकर, देन आई वुड लाइक टू टेल यू कि केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली, लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री, 75% of it, 65 to 70%, I would say it is easy. Okay? अभी हम उसके बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ठीक है। कि जो से 65 to 70% है, दैट्स इजी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुछ ऐसे टॉपिक्स इन केमिस्ट्री जिनको आप मिस कर ही नहीं सकते हो। नंबर 1 ऑफ इट इन माई लिस्ट इज मोल कॉन्सेप्ट। ओके, क्यों? बिकॉज इट इज़ द बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। अगर हम मोल कॉन्सेप्ट में अटकेंगे तो हमसे स्टोइशियोमेट्री नहीं बनेगा, स्टोइशियोमेट्री नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस जैसे क्वेश्चंस या और भी बाकी चीज़ों में जहाँ पे हमें बेसिक मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, हर जगह इनकी ज़रूरत पड़ती है, राइट। सो नंबर 1 इज़ मोल कॉन्सेप्ट। तो हम कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके। यहाँ पे मुद्दा क्या है कि हमें अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। एंड इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, आप अपने बेसिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो? क्लास 11th में जो शुरू के 4 चैप्टर्स हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत बेसिक है। क्यों? चैप्टर नंबर 1 से आपको सीखने को मिलेगा मोल कॉन्सेप्ट, सही है, तो वो आएगा तो बाकी चीज़ें हो जाएंगी। चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आपको हर जगह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, कि कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे केटायन बना, कैसे एनायन बना, कैसे बॉन्डिंग हुई, राइट। ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जैसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में। जब तक आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में नहीं पता कि कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब चीज़ें किस तरीके से वेरी करती हैं, उनका ट्रेंड क्या है, उनका मतलब क्या है उस प्रॉपर्टी का, तो ये सारी चीज़ें हमें किस में बताई गई हैं? चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में। तो वो चैप्टर करना मस्ट है, तभी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ पाओगे, है ना। देन बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। बहुत गजब चैप्टर है, मस्त चैप्टर है, क्योंकि उससे ना आपको हर किसी कंपाउंड की बेसिक जो जियोमेट्री है, जो स्ट्रक्चर है, आपको उसका आइडिया लग जाएगा। मोर ओवर केमिकल बॉन्डिंग, पर्टिकुलरली अगर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की बात की जाए तो उसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि यार जो पहला पॉइंट हमारा रहा हमारे डिस्कशन का, कि यार हमें ना अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आगे जाके बात बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, यार केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, ठीक है। सो नंबर 1, आप जब भी थियोरेटिकली कोई चीज़ पढ़ना चाहते हो, आई डोंट रेफर एनी अदर बुक दैन NCERT। जस्ट फॉलो NCERT स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक। बाकी अगर आपको कहीं और भी लगता है कि कोई नोट्स बहुत इफ़ेक्टिव हैं या कोई और बुक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, देन इट्स ओके।
But for inorganic, NCERT. Just blindly follow NCERT. And I would say चाहे inorganic हो, चाहे organic हो, चाहे physical chemistry हो, आपकी जो बेसिक बुक है, जो आपकी प्राइमरी बुक है, जहाँ से आप पढ़ो, वो NCERT रखो. उसके सारे डायग्राम, सारे टेबल आपको पता होने चाहिए. सो नंबर 2 पॉइंट हमारा क्या रहा डिस्कशन में, कि हमें हमारे NCERT पर ध्यान देना है. ठीक है. अभी इसके अलावा जो अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि मैम 65 to 70% इज़ ईजी. हाउ? चलो इसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, तो उसके सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए. आपको पता होने चाहिए मतलब आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, कि जहाँ आपको रिलेटेड चीज़ें दिखी आप वहाँ वो फॉर्मूला अप्लाई कर पाओ. तो यहाँ पे एक और चीज़ पिक्चर में क्या आती है कि यार अगर हमें फॉर्मूले नहीं आते तो क्वेश्चंस अटकेंगे फॉर श्योर, है ना. तो जस्ट मेक अ फॉर्मूला शीट जिसमें आपके जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिकल के, आप लाइन से बैठ के सबके फॉर्मूले बनाओ और उसको डेली याद करो. डेली इन द सेंस रात को सोने से पहले. इट्स जस्ट गोइंग टू टेक यू 2 minutes, है ना. कि चलो 2 तो शायद कम हो गए, 5 मिनट मान लो. ठीक है. कि 5 मिनट आपको लगेंगे कि यार हमने सारे फॉर्मूले जो हैं वो अच्छे से देख लिए, हमें याद हो गए. तो वहाँ पर गलती होने की गुंजाइश बहुत कम होगी. मानते हो ना इस बात को. तो हमने NCERT कर ली, हमने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया, हमने फॉर्मूला शीट बना ली. ठीक है. तो फिजिकल कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, सबसे पहली चीज़ फॉर्मूले आने चाहिए. ठीक है. देन बात करते हैं मैम ऑर्गेनिक कैसे स्ट्रॉन्ग करें. ऑर्गेनिक के ना ये रिएक्शन मैकेनिज्म्स ना हमें समझ ही नहीं आते. तो टू बी वेरी फ्रैंक, रिएक्शन मैकेनिज्म में घुसने से ज़्यादा बेटर क्या है कि याद करो रिएक्शंस को. और अगर आपने बोला या सोचा कि मैम एग्ज़ाम से 2 दिन पहले याद कर लेंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, नहीं होगा. तो क्या करना है, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस. सबसे पहली क्या चीज़, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस जो हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ. सर्च करोगे तुम्हें PDFs भी बहुत सारे मिल जाएंगे. और उन रिएक्शंस को बैठ के ना बिल्कुल अपने टिप्स पे कर लो. तुम्हारी ऑर्गेनिक के मुझे लगता है 2 क्वेश्चंस तो निकल जाएंगे अगर तुमने मिनिमम अगर आपने सारे नेम रिएक्शंस याद कर लिए, तो तुम्हारे ऑर्गेनिक के ना ट्रस्ट मी 2 क्वेश्चंस तो तुम फोड़ दोगे, बढ़िया निकल जाएंगे. ठीक है. उसके अलावा ऑर्गेनिक में क्या करना है, डिस्टिंग्विश जो कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने वाले टेस्ट्स हैं वो पता होने चाहिए. कि मैम एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. देखे होंगे ना ऐसे क्वेश्चंस. तो ये डिस्टिंक्शन टेस्ट्स हमें पता होने चाहिए. ठीक है. नंबर 1 नेम रिएक्शंस, नंबर 2 डिस्टिंक्शन टेस्ट. मिनिमम आप ये दोनों चीज़ें तो करके रखो ऑर्गेनिक में. ठीक है यार. फिर बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको अभी से रिएक्शंस की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और उनको याद करना पड़ेगा. सपोज दिस इज़ टू मच मैम, हमें फिजिक्स भी करनी है, हमें जोलॉजी भी करनी है, हमें बॉटनी भी करनी है. ओके, इफ़ दैट्स लाइक अ पॉइंट ऑफ कंसर्न है ना कि इनऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करो, जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी एक्सेप्शंस हैं, है ना. जैसे कि यार हमें पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात की जाए तो किसकी ज़्यादा होगी. जनरली क्या होगा कि यार जब आप एक ग्रुप में लेफ़्ट टू राइट जा रहे होते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है ना. तो उस हिसाब से ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए पर ऑक्सीजन की नहीं होती, है ना. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो हाफ फिल्ड होता है ना. तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट है रादर देन ऑक्सीजन. तो ये एक प्रकार की क्या है, एक्सेप्शन है ना. तो इनऑर्गेनिक के सारे एक्सेप्शंस, मिनिमम इतना कर लेना कि इनऑर्गेनिक के सारे एक्सेप्शंस आपको पता हो, आपके टिप्स पे हो. फिजिकल के फॉर्मूले, ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस और डिस्टिंक्शन टेस्ट्स, इनऑर्गेनिक के सारे एक्सेप्शंस. ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपका
पेपर देख के आपको मज़ा आ जाएगा कि यार जो इजी पार्ट है ना एटलीस्ट वो तो हम मैम अच्छे से कर पा रहे हैं, बढ़िया से कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारा टाइम करीब आ रहा है एग्ज़ाम का, तो हमें ना मॉक टेस्ट्स लगाने हैं, राइट। और मॉक टेस्ट्स हमें कैसे लगाने हैं मैम, एक दिन में एक कर लेंगे, दैट्स ओके, दैट्स अ प्रीटी गुड डील कि आप एक दिन में एक मॉक टेस्ट कर लो, बट उसके लिए आपके पास 6 घंटे नहीं होने चाहिए। जो आपके एग्ज़ाम का टाइम है यू शुड हैव 3 to 3.5 आवर्स, है ना, कि आप सही से बिल्कुल टेबल पे टाइमर ऑन करके बैठो, कोई फ़ोन, कोई टैब, कोई लैपटॉप, कोई टीवी, कोई फ्रेंड, नथिंग इन दैट पर्टिकुलर टाइम। चाहे आप बेशक इसको 2 दिन में एक बार रखो, अपने मॉक टेस्ट को 3 दिन में एक बार रख लो, लेकिन आप जब भी मॉक टेस्ट दो उसको तमीज़ से बैठ के दो। ऐसे मत दो कि बस सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। ऐसे तो पता है आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी बिठा दोगे ना और बोलोगे 24 घंटे जाओ सॉल्व कर लो, सब सॉल्व कर लेंगे, आपको पता है। बट यहाँ पे हमारा गेम क्या है कि हमें कम टाइम में ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यही तो प्लान है एनटीए का, यही तो नीट चाहता है कि हम किस बेसिस पे हम बच्चों को सिलेक्ट करें जो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस सही कर पा रहे हैं, एक्यूरेट कर पा रहे हैं, कम समय में, है ना। तो हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने मॉक टेस्ट लगाने हैं, इस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। आ रही है ये बात समझ में? तो मुझे लगता है दैट दीज आर द पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और हम लोग डेली सेशंस में मिल रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक, कॉन्सेप्ट, लेट मी नो इन द कमेंट्स, गेट मी कनेक्टेड ऑन टेलीग्राम, तो वहाँ पे हम बात कर सकते हैं भाई, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। तो मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। टिल देन बाय, एंड अच्छे से तैयारी करो और फोड़ के आना नीट का एग्ज़ाम। बाय।